तो बच्चों हम रूल और मेथड के बीच में शायद डिफरेंस पढ़ चुके थे, यस और नो। चलिए, अगर जो लोग भूल गए हैं, प्रोसीजर और रूल के बीच में भी डिफरेंस पढ़ चुके थे, नहीं यस सर। पढ़ चुके थे। रूल और मेथड का डिफरेंस भी पढ़ चुके थे हम। चलिए ये बता देते हैं, बहुत सिंपल है। जहां पे रेस्ट्रिक्शन हो, पेनल्टी का इम्पोजिशन हो चिल्ड्रन, दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इज अ रूल। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट है और आप क्रॉस कर गए, तो आपने रूल तोड़ा है, रूल तोड़ा है। बट सामने अगर गाड़ियां जा रही हैं और आपको लग रहा है कि अगर आप स्पीड अप करेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप रुक जाइए। बट अगर चले गए तो वहां रूल नहीं तोड़ा, बट इट इज नॉट द राइट प्रोसीजर ऑफ डूइंग द ड्राइविंग। ये प्रोसीजर ऑफ ड्राइविंग गलत हो जाएगा। फाइन। तो रूल्स के केस में वी हैव सर्टेन नॉर्म्स एंड रेस्ट्रिक्शन। आर से रूल, आर से रेस्ट्रिक्शन। बट मेथड का मतलब देयर इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं डेप्रिसिएशन का। बच्चों सबको पता है व्हाट इज डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, सबको पता है। तो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग बैलेंस। कितनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान से सुनिएगा, मैं दोनों को कंपेयर कर रहा हूं। स्ट्रेट लाइन मेथड आपने यूज कर लिया फर्नीचर को डेप्रिशिएट करने में, प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिशिएट करने में। आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32 के तहत सो कॉल्ड डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज करना था, बट आपने क्या यूज कर लिया? स्ट्रेट लाइन। तो मेथड अप्लाइड इज रॉन्ग। एज अ रिजल्ट, क्योंकि ये रूल है कि फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी पे डिमिनिशिंग बैलेंस लगता है, स्ट्रेट लाइन लग ही नहीं सकता। टैक्सेशन का रूल है ये। आपको पेनल्टी इंपोज करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। सर फर्क क्या पड़ेगा? भाई स्ट्रेट लाइन में डेप्रिसिएशन ज्यादा होगा और डिमिनिशिंग बैलेंस में कम। ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करके आप प्रॉफिट की बैंड बजा रहे हैं। प्रॉफिट कम तो सरकार को मिलने वाला टैक्स भी कम। समझ में आ गया मेथड और रूल का बेस्टेस्ट कंपैरिजन? पक्का? मेरे पास दो तरीके हैं अपने लोगों को ये बोलने का कि भाई आप हमारे सर्विस सेंटर में सर्विसिंग गाड़ियों की कैसे करेंगे। एक है मैनुअल तरीका व्हील बैलेंसिंग का, और एक है लेजर व्हील बैलेंसिंग मशीन। तो लेजर में बैलेंसिंग ज्यादा इंट्रिकेट होगी, ज्यादा प्रिसिशन से होगी, ज्यादा एक्यूरेसी से होगी, बट मैनुअली नहीं होगी। व्हील बैलेंसिंग सुना है कभी आपने? नहीं सुना? अच्छा, साइकिल चलाई है बच्चों ने? कभी कभी आप साइकिल चलाते थे तो आपको लगता था कि साइकिल में जब जर्क लग रहा है तो हैंडल हल्का सा टेढ़ा बड़ा हो जाता था। नट बोल्ट पे ही तो होता है। आप उसको अलाइन करवाते थे। पहिया भी गड्ढे अड्डे में कूदने से जो स्टील की रिम होती है थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो वो रिम भी अलाइन करवानी पड़ती है। तो कार में भी वैसे ही होता है बच्चों। अलॉय व्हील्स जिन गाड़ियों में होते हैं, अलॉय जानते हैं ना, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मेटल्स। जिन गाड़ियों में अलॉय व्हील्स होते हैं वहां पे जनरली बैलेंसिंग का प्रॉब्लम व्हील का नहीं आता। बट जिन गाड़ियों में सिंगल मेटल का व्हील होता है चिल्ड्रन, वहां पे गाड़ी जब चलती है सड़क पे, गड्ढे अड्डे में कूदती है, तो थोड़ा सा जर्क लगता है और पहिए का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। तो कभी कभी पापा ने शायद आपकी गाड़ी चलाते समय बोला होगा, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही है, राइट में भाग रही है, तो फिर स्टेयरिंग एडजस्ट करना पड़ता है। तो कभी कभी बड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। तो कार ओनर क्या करते हैं, पहिए की बैलेंसिंग करवाते हैं। तो किसी जमाने में बैलेंसिंग धागे से होती थी। ऊपर धागा रखते थे और नीचे, और वो धागा एकदम टच होना चाहिए। जैसे पेंटर पेंट करता है या मिस्त्री जब दीवार बनाता है तो एक फलक्रम अटैच करता है ना अलाइनमेंट के लिए, तो वैसे ही यहाँ पे भी होता है। तो क्योंकि मैनुअल बैलेंसिंग बड़ी सक्सेसफुल नहीं थी, सही से बैलेंस होता नहीं था, तो इसलिए लेजर बैलेंसिंग मशीन आ गई। टायर लगाइए, उसको मशीन को कवर कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली लेजर बीम से उसको एडजस्ट कर देता था। तो लेजर बैलेंसिंग या मैनुअल बैलेंसिंग इज अ मेथड। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्यों हमने रूल बनाया अपने ऑफिस में नो स्मोकिंग का? ताकि बाकी लोग पैसिव स्मोकिंग से बीमार ना पड़ जाएं। लंच के टाइम का रूल क्यों बनाया? ताकि लोगों की ईटिंग हैबिट्स अगर ठीक होंगी तो वो बीमार नहीं पड़ेंगे और लेबर एब्सेंटिज्म या एम्प्लॉय टर्नओवर रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया? तो क्यों लेजर बैलेंसिंग कर रहे हैं बच्चों? ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। अंडरस्टूड एवरीबडी? किसी जमाने में घर के एसी सर्विस होते थे नॉर्मल टैप वाटर से, नॉर्मल पाइप से पानी डाला जाता था और गंदगी 90% उसके अंदर ही रहती थी। आजकल वो एक स्प्रे गन आ गई है और उससे सर्विसिंग होने लग गई है, तो पानी की खपत भी कम हो रही है। एज वेल एज दिस मेथड इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑल्सो। जो एसी की सर्विसिंग 3 घंटे में होती थी वो 40 मिनट में हो जा रही है। अंडरस्टूड दिस? Method is to be followed in the same way from one place to another. Method is always standardized. Always children standardized. अगर ये मेथड स्टैंडर्डाइज नहीं है तो आपका आउटपुट सही नहीं होगा
और इसे मैनेजमेंट की भाषा में बच्चों क्या बोलते हैं पता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्यों हल्दीराम सो कॉल्ड अपने नेटिव प्लेस राजस्थान से यूएस के न्यूयॉर्क तक चला गया, बट हमारे इलाहाबाद में एक वो हरी समोसे वाले हैं, वो इलाहाबाद क्या दूसरे मोहल्ले में ब्रांच ना खोल पाए, क्योंकि उन्होंने समोसा बनाने की टेक्निक किसी के साथ स्टैंडर्डाइज करके शेयर की ही नहीं। तो सिर्फ उन्हीं की दुकान पे समोसा बनता है और कहीं नहीं बनता। बट अगर वो अपने एसओपी लिखे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, भाई कितने टेम्परेचर पे हीटिंग करनी है, कितने टेम्परेचर पे आपको पानी मिलाना है मैदे के अंदर, कितना उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या डालना है, आलू किस तरह से भूनना है, सारे सेट रूल्स अगर लिख दें तो आप किसी दूसरे से भी अगर काम कराएंगे तो टेस्ट एंड क्वालिटी विल बी एग्जैक्टली सेम। तो मैकडॉनल्ड्स का जब फ्रेंचाइज खुलता है या किसी भी फूड आउटलेट का जब फ्रेंचाइज खुलता है चिल्ड्रन, पूरी मेन्यू बुक रेसिपी बुक दी जाती है पूरे मेजरमेंट के साथ, कितनी डिश के लिए कितना सामान डलेगा। प्लस माइनस 1 ग्राम से ज्यादा का डिफरेंस होता ही नहीं है। 1 किलो की बात कर रहा हूं बच्चों में, 1 किलो में प्लस माइनस 1 ग्राम, ये नहीं कि 10 ग्राम में एक प्लस माइनस 1 ग्राम हो गया। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग द थिंग्स। तो इसे क्या बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो मान लीजिए मेरे को अपने क्लास का फ्रेंचाइज बांटना हो, तो मैं हर टीचर से बोलूंगा भाई यही जो पीपीटी आपको यही पढ़ाना है, और जो एग्जांपल्स मैं यूज कर रहा हूं लाइव आप उसी को यूज करेंगे, तभी क्वालिटी ऑफ टीचिंग मेंटेन होगी। इसीलिए स्कूल में डिफरेंट सब्जेक्ट टीचर साइंस और मैथ्स के आपस में क्यों वीकेंड पे मीटिंग करते हैं? ताकि हर क्लास में जो सिलेबस चले इट इज सेम, ताकि किसी बच्चे का अगर छूट गया तो वो दूसरी क्लास से कवर अप कर सकता है। नहीं समझे बात को? गॉट इट? मेथड अगर आपने डिफरेंशिएट किया वॉयलेशन नहीं होगा, बट अगर वो मेथड रूल था चिल्ड्रन तो डेफिनेटली वॉयलेशन हो जाएगा। जैसे मैंने टैक्स की बात की, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी पे डिमिनिशिंग बैलेंस चलता है, बट आपने लगा दिया स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये टैक्सेशन का रूल है तो वॉयलेशन की पेनल्टी है। एल्स अगर आपने धोबन को बोला कि भाई फ्लोर को हार्पिक से क्लीन करना है और उसने किसी दूसरे लिक्विड से क्लीन कर दिया, आप उसकी उंगली काट देंगे? नो, तो यहां पे कोई वॉयलेशन नहीं है। समझ में आ गई बात? बट अगर रेलवे में किसी को ठेका दिया गया कि उनको एक एक्स केमिकल को ही यूज करना है टॉयलेट्स को क्लीन करने के लिए, और लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने इंफीरियर क्वालिटी का केमिकल यूज किया हम आपके रेवेन्यू में इतना डिडक्शन कर देंगे, देन इट इज अ रूल। अब ये पेनल्टी अटैच करेगा। समझ गए इस बात को? रूल्स जो भी बनते हैं दे आर बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, बट मेथड्स कॉमन सेंस से ज्यादा चिल्ड्रन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड पर्सनल रिसर्च पे चलते हैं। तो यहाँ पे मेथड में जो एक पॉइंट आपको नजर आ रहा है चिल्ड्रन, बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड रिसर्च, तो रिसर्च फोकस करेगा एफडब्ल्यू टेलर को और पर्सनल एक्सपीरियंस फोकस किसको करेगा? हेनरी फ्यूल को। आप समझ में आए कैसे मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह काम आते हैं? समझ गए इस बात को? चलिए झटपट लिख लीजिए। लिख दिया सबने? संचिता जी, तुषा जी, एनी क्वेरीज ऑन दिस? नो सर। समझ गए? नहीं समझी प्रियंका जी? कुछ पूछना चाह रही हैं तो प्रियंका जी को क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आप? डन? डन चिल्ड्रन? तो 2 मेथड्स आर देयर फॉर टेकिंग क्लासेस, ईदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन वाला बच्चा कभी ऑफलाइन आ जाए, ऑफलाइन वाला बच्चा कभी ऑनलाइन आ जाए, देयर इज नो पेनल्टी। बट कुछ लोग पता लगा ऑनलाइन क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो रहे हैं, जवाब नहीं दे रही हैं, तो मैंने रूल बना दिया कि इनको ऑनलाइन क्लास अलाउड नहीं होगा। पूजा जी समझ गई? चलिए चलिए बच्चों आगे। आखिरी है कॉल्ड एज बजट। बजट क्या होता है सर? बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। आई रिपीट चिल्ड्रन, बजट इज अ फाइनेंशियल प्लान। अभी आप गवर्नमेंट बजट जब पढ़ेंगे मैक्रो में तो बजट के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा कि सरकारी बजट कैसे बनता है, बट दिस इज नॉट अ सरकारी बजट चिल्ड्रन, ये एक बिजनेस का बजट है। हर साल आपका स्कूल जनवरी फरवरी में मीटिंग करता है कि अगले साल लगभग कितने बच्चे किस क्लास में रहेंगे, उसके बेसिस पे किस बच्चे की कितनी फीस होगी, जो अगर फेल हो गए तो कोई टेंशन नहीं, सीट फिल हो जाएगी एडमिशन होके, और उसके अकॉर्डिंगली टीचर्स का इंसेंटिव फिक्स करना है। तो गवर्नमेंट ने अगर 5% महंगाई भत्ता डीए बढ़ा दिया तो स्कूल सोचेगा हम भी 5% बढ़ाएं। ये खर्चा बढ़ेगा तो इससे कितने पैसे की और रिक्वायरमेंट होगी उतना हम बच्चों की फीस में एड ऑन कर देंगे। मार्च के महीने में फी बुक छप के बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दिस इज द फाइनेंशियल प्लान। समझ गए बच्चों? तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर। ये इतना आसान है, ये किसी से मिलता जुलता ही नहीं है। रूल, पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव, वो 6 आपस में लड़ाई कर रहे हैं, ये बैठ के आराम से मूंगफली खा रहा है।
कि मैं तो एकदम अलग हूं, तुम लोग मरखप लो अपना। सो दिस इज बेस्ड ऑन फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स, प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू कंपेयर एक्चुअल। मतलब आपने एस्टिमेट किया कि 10,000 रुपए क्रिकेट फील्ड बनवाने में लगेगा, एक्चुअली हो सकता है 11,000 लगा, हो सकता है 9,000 लगा। जो टीचर्स अच्छा रिजल्ट देंगे उनको 2 लाख रुपए तक का इंसेंटिव देना पड़ सकता है, हो सकता है 2.25 लाख हो गया, हो सकता है 1.5 लाख हो गया। तो ये कंपैरिजन के लिए भी काम आता है। तो सेल्स बजट विल हेल्प अस इन नोइंग कि कितनी हम सेल करेंगे बच्चों, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रॉफिट कितना होगा, कितना हम इंसेंटिव देंगे अपने सेल्स डिपार्टमेंट को, और कितना प्रॉफिट हम न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च में, एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का जिक्र बजट में होता है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो देर आर मल्टीपल टाइप ऑफ बजट चिल्ड्रन, मतलब अनगिनत है। सेल्स बजट होता है, सैलरी बजट होता है, एक्सपेंशन बजट इज देयर, बहुत ढेर सारे बजट्स होते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात चिल्ड्रन? छटपट कंप्लीट करें, क्विक एंड फास्ट। सो बच्चों, आखिरी आ गया हमारे सीक्वेंस में टाइटल्ड एज प्रोग्राम। ये मत समझिएगा राइट अ प्रोग्राम कंप्यूटर वाला प्रोग्राम नहीं है। तो प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसमें गोल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, टास्क, जितने रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, सब कुछ इसका है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं। सपोज यू कंप्लीटेड योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, और आप बन गए किसी कंपनी के अकाउंट्स के चेकर, मतलब ऑडिटर। तो सो कॉल्ड आपने क्या क्या काम करना है, कैसे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, इन सारी हरकतों का एक आपको डिटेल्ड सो कॉल्ड लिटरेचर सबमिट करना पड़ेगा। दैट इज नोन एज व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन ऑडिट प्रोग्राम। कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट चाहिए, कौन से वाउचर्स चाहिए, कौन से बिल्स चाहिए, कौन से कागज कहां से चाहिए, दिस ऑल इज रिटन इन अ कंप्लीट लिटरेचर विच इज नोन एज व्हाट, ऑडिट प्रोग्राम। समझ में आ गया? तो अगर मैं एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिख लूं, भाई किस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा आपको, कब कब क्लास होगी, कब कब रिवीजन होगा, कब कब टेस्ट होगा, किस दिन कौन सा, पूरा लिख के दे दिया एकदम, कि कोई भी इंसान पढ़ के पूरा सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज समझ जाएगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, प्रोग्राम। समझ में आ गया? एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा बच्चों, मार्क करिए इसको। When the airline makes a program to expand operations to new destination, it is a major program. मतलब मान लीजिए कि एतिहाद एयरलाइंस प्लान कर रहा है कि अभी तो हम दुबई न्यू दिल्ली ही उड़ रहे हैं, या रियाद से मुंबई ही उड़ रहे हैं, अब हमको बैंगलोर टू दुबई की भी फ्लाइट स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले इनको परमिशन किससे मिलेगी, डीजीसी जो होता है, वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एविएशन, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर एयरपोर्ट पे ट्रैफिक चेक करना पड़ेगा। अब इनको अपनी फ्लाइट काफी कॉस्ट इफेक्टिव रखनी है, तो जिस टाइम पे एयरपोर्ट पे लीस्ट ट्रैफिक होगा, लैंडिंग और टेक ऑफ उसी समय पे कराएंगे। तो सारी बातें ये इन ब्लैक एंड व्हाइट लिख लेंगे पहले से। तो इट इज नोन एज प्रोग्राम चिल्ड्रन। आपके स्कूल का भी एक कैलेंडर होता होगा, एग्जाम कब होगा, टेस्ट कब होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज कब होंगी, पढ़ाई तो मान लीजिए को करिकुलर है, मेन एक्टिविटीज कब होंगी, सब पहले से लिखा हुआ है। ये भी क्या होता है बच्चों, प्रोग्राम होगा। तो सबसे पहले जब आप प्रोग्राम बनाते हैं चिल्ड्रन, सबसे पहली चीज जो इसमें आपको नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अप्रूवल फ्रॉम अथॉरिटीज। फिर आप लोगों का अपॉइंटमेंट करेंगे, फिर वहां पे आपकी टिकटिंग कौन करेगा, फ्लाइट्स के उतरने के और फ्लाई करने के शेड्यूल क्या होंगे, और इसके अलावा एड ऑन एक्टिविटीज आप क्या करेंगे बच्चों। इन्हीं सब चीजों को हम बोलते हैं व्हाट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। समझ में आ गया? तो प्रोग्राम और बजट एकदम अलग है, बाकी सब एकदम ठीक है। तो यू कैन से प्रोग्राम इज द कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट वी वांट टू डू। समझ गए बच्चों? पक्का? चलिए, तो इसी के साथ आपका प्लानिंग चैप्टर होता है समाप्त।